हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश फास्ट क्विक रिवीजन यूट्यूब वीडियो। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 6 जो कि है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। वैसे तो ये एक बार पढ़ने में ही याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी हिंदी मीनिंग भी बताती जाऊंगी। और वैसे भी इजी वाला चैप्टर है, तो अपन स्टार्ट जल्दी से कंप्लीट भी कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वेरी फ्यू पर्सन नो हाउ टू रीड। बहुत कम पर्सन है जो कि पढ़ना सही से जानते हैं। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विथ लिटरेचर इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, एंड विदाउट दिस इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। I say almost impossible, since there are some rare men who, through a kind of inherited literary instinct, are able to read very well even before reaching the age of 25 years. अब इसमें बोला गया है कि कुछ ही जो पर्सन है, कुछ ही आदमी है जो नहीं के सही तरीके से पढ़ना जानते हैं, उस वर्ड मीनिंग्स को समझना या थिंकिंग सोच कर पढ़ते हैं। और बाकी जो ज़्यादातर पर्सन है वो क्या करते हैं, उसे अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, मतलब मनोरंजन के लिए और टाइम पास के लिए पढ़ते हैं उसे। कुछ जो पर्सन है उन्हें नहीं है कि अपनी जो पढ़ाई है वो लिटरेरी वो जनरेशन टू जनरेशन वैसे मिलती है, तो वो 25 ईयर से पहले ही क्या उस पूरी स्टडी को क्या कर लेते हैं, वो गेन कर लेते हैं। बट दीज आर ग्रेट exception, and I am speaking of the average. For to read the character of the letter of the text does not mean reading in the true sense. इसमें बोला गया है कि जब अपन किसी वर्ड्स को पढ़ते हैं, सही ढंग से पढ़ते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं, लेटर्स को निकालते हैं, उसके कैरेक्टर्स को निकालते हैं कि इसमें बोला क्या गया है, तो ये मतलब नहीं है कि ये ट्रू सेंस मतलब सही ढंग नहीं है पढ़ने का। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ रीडिंग वर्ड्स or character automatically, even pronouncing them quite correctly, while your mind are occupied with a totally different subject. तभी आप अपने खुद को एग्जाम्पल ले लो कि जब आप पढ़ रहे हो और अपना माइंड तो मतलब अपन बोल तो बुक के वर्ड्स रहे हैं, लेकिन अपना माइंड कहीं और डिस्टर्ब हो रहा है, तो अपन उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता पाते। This mechanism of reading became altogether automatic at an early period of life and can be performed irrespective of attention. ये जो सारी जो प्रॉब्लम्स है, अपना माइंड डिस्टर्बेंस, ये अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है। Neither can I call it reading to extract the narrative portion of a text from the rest simply for one's personal amusement, or in other words, to read a book for the story. एक वो पर्सन होता है कि जिसे मैं बोल सकता हूँ अम्यूज़मेंट या कॉमन पर्सन, मतलब वो क्या करता है, बुक को किस लिए पढ़ता है, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है, उसके वर्ड्स को डीपली नहीं पढ़ता, ना ही हार्ड वर्किंग करता है, केवल वो नहीं कि उसके आइडियाज़ ही निकाल पाता है कि इस चैप्टर में ये बताया गया था। येट मोस्ट ऑफ रीडिंग दैट इज़ डन इन द वर्ल्ड इज़ डन इन एग्जैक्टली दिस वे। ज़्यादातर जो पढ़ाई करते हैं, रीड करते हैं, वो एग्जैक्टली अम्यूज़मेंट के लिए ही करते हैं। Thousands and thousands of books are bought every year, every month, I might even say every day, by people who do not read at all. They only think that they read. They buy books just to amuse themselves, to kill time as they call it. मतलब इसमें ये बोला गया है कि बहुत सारे जो पर्सन्स हैं वो नहीं क्या बुक खरीदते तो हैं, लेकिन केवल अपने टाइम को समाप्त करने के लिए, अपने टाइम पास करने के लिए और मनोरंजन करने के लिए वो बोलते तो है कि हम पढ़ते हैं, लेकिन वो उस हार्ड वर्किंग के साथ नहीं पढ़ते, केवल अम्यूज़मेंट के साथ पढ़ते हैं। तो जो यहाँ का नरेटर वो बोल रहा है कि इसे क्या हार्ड वर्किंग या हार्ड स्टडी या प्रॉपरली रीडिंग नहीं बोलते अपन। In 1 hour or 2 hours, their eye have passed over all the pages, and there is left in their mind a vague idea or two about what they have been looking at, and this they really believe in reading. इसमें ये बोला गया है कि वो जो पर्सन है वो 1 या 2 घंटे में उस चैप्टर को या बुक को पढ़ डालता है और बोलता है कि मैंने ये बुक पढ़ ली, लेकिन उसे बुक पढ़ना नहीं बोलते, केवल वो अपनी आंखों से निकालता है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता पाता, केवल उस चैप्टर का आइडिया रह जाता है कि इस चैप्टर में ये था। नथिंग इज़ मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, हैव यू रीड सच ए बुक, और टू हियर समबडी से, आई हैव रीड सच एंड सच ए बुक,
but these person do not speak seriously. Out of 1,000 person who say I have read this or I have read that, there is not one perhaps who is able to express any opinion worth hearing about what he has been reading. इसमें ये बोला गया है कि कोई भी मतलब पर्सन ये नहीं बोलता कि मैंने ये बुक पूरी ढंग से पढ़ ली है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग मुझे पता है। अगर कोई बोलता भी होगा तो वो उसका प्रॉपर वे या एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि वो अपने अम्यूज़मेंट के लिए उसे पढ़ता है। बट इफ़ आई आस्क देम सम क्वेश्चन रिगार्डिंग द बुक, आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग दैट समबडी एल्स has said about what they think that they have been reading। इसमें ये बोला गया कि अगर कोई पर्सन ऐसे बोल रहा है कि ये बुक मैंने पूरी पढ़ ली और इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं बता सकता हूँ, तो वो ये है कि अगर नरेटर अगर इस पर्सन से अगर कोई क्वेश्चन उसी बुक में से पूछता है तो वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि वो उसे हार्ड वर्किंग के साथ नहीं पढ़ता, वो ही आंसर रिपीट कर देता है जो पहले किसी और ने उसी बुक के मतलब आंसर के रिलेटेड आंसर दिया था। अब फिर आगे हम इट इज़ इन ऑल कंट्री द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर्सर बुक, आई वुड से दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इज चीफली दैट द ग्रेट क्रिटिक नो हाउ टू रीड एंड दैट ही कॉमन पर्सन डज नॉट। No man is really able to read a book who is not able to express an original opinion regarding the contents of a book। इसमें ये बोला गया कि एक तो ग्रेट क्रिटिक मतलब एक वो बंदा जो बुक को अच्छी तरह से पढ़ना जानता है, और एक वो बंदा जो बुक को अच्छी तरह से पढ़ना नहीं जानता। जो ग्रेट क्रिटिक है वो बुक का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो बता पाता है क्योंकि वो उसे हार्डली डीपली पढ़ता है, और वो बंदा जो कॉमन पर्सन है मतलब अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ता है वो उसके आइडियाज़ ही लगाता है, ना कि एग्जैक्ट मीनिंग बता पाता है। नो डाउट यू विल थिंक दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस कन्फ्यूज रीडिंग विथ स्टडी। You might say when we read history or philosophy or science, then we do read very thoroughly, studying all the meaning and bearing of the text slowly and thinking about it. This is a hard study। तो इसमें हार्ड स्टडी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि वो बंदा जो फिलोसफी साइंस हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है उसको एकदम प्रॉपरली पढ़ता है, उसको डीपली पढ़ता है, हर एक वर्ड्स का मीनिंग निकालता है, एकदम सोच के पढ़ता है, उसी को क्या बोला जाता है? हार्ड मीनिंग, क्योंकि वो ही उसका एग्जैक्ट मीनिंग बता पाता है। बट व्हेन वी रीड ए स्टोरी और ए पोएम आउट ऑफ क्लास हावर, वी रीड फॉर अम्यूज़मेंट। अम्यूज़मेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग। अगर अपन क्लास में अगर 1-2 घंटे में अगर किसी पोएम को पढ़ डालते हैं तो वो उसे हार्ड स्टडी नहीं बोलते, क्योंकि वो उसे अम्यूज़मेंट के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए पढ़ता है। I am not sure that you all think this, but young men generally do think so. As a matter of fact, every book worth reading ought to be read in precisely the same way that a scientific book is read, not simply for amusement। इसमें ये बोला गया है कि वैसे तो यंग वंस जो यंग मैंस है वो क्या सोचते हैं कि अम्यूज़मेंट और स्टडी दो डिफरेंट थिंग्स हैं। अम्यूज़मेंट वो होती है जो केवल आइडियाज़ लगा पाते हैं या मनोरंजन के लिए या टाइम पास के लिए पढ़ा जाता है, और जो एग्जैक्ट या स्टडी जिसे बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? जो प्रॉपर वे में हार्ड वर्किंग के साथ पढ़ता है उसे स्टडी बोलते हैं। फिर आगे अपना should have the same amount of value in it that a scientific book has, though the value may be of a totally different kind. For after all, a good book of fiction or romance or poetry is a scientific work. It has been composed according to the best principle more than one size, but especially according to the principles of great science of life, the knowledge of human nature। इसमें बोला गया है कि अपन बोलते हैं कि अपन ने पढ़ाई की है, अपन ने सही ढंग से हार्ड वर्किंग की है, और एक अपन पोएम पढ़ते हैं कि जैसे क्लास में टाइम मिल जाता है 1-2 घंटे का और उसको ख़त्म कर देते हैं, तो उस पढ़ाई में और उस पढ़ाई में 1-2 घंटे वाले में दोनों में क्या है? ये दो डिफरेंट थिंग्स है। अपन जिस तरह साइंस फिजिक्स जिनकी भी बुक्स है पोइट्री वगैरह उनमें टाइम देते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे ही अपन को अदर बुक पोइट्री रोमांस फिक्शन वगैरह जितनी भी बुक है उनको देनी चाहिए, क्योंकि हर एक बुक किसी साइंटिफिक
द्वारा ही बनी गई है और उस बुक का उतना ही जो वर्ड मीनिंग्स है उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री की है। तो इसी में ये बोला गया है कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो इम्पोर्टेंट है, हर एक बुक की जो मीनिंग्स है सारी इम्पोर्टेंट्स होती है। द फर्स्ट थिंग which a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement। जो फर्स्ट थिंग है स्कॉलर के रूप में, स्कॉलर के माइंड में, वो ये है कि बुक को कभी भी अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ना नहीं चाहिए, न या मनोरंजन के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूज़मेंट आर नॉट टू बी blamed for it. They are incapable of appreciating the deeper quality that belong to a really great literature। जो हाफ़ एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो केवल बुक को अम्यूज़मेंट के लिए ही पढ़ते हैं, तभी तो वो हाफ़ एजुकेटेड रह जाते हैं। वो कभी भी जो वर्ड मीनिंग्स है, जो बुक की जो इम्पोर्टेंस है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग है लिटरेचर का, वो कभी भी नहीं बता पाते क्योंकि वो उसे अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं। बट ए यंग मैन हु हैज़ पास थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी training should discipline himself at an early day never to read for mere amusement, and once the habit of discipline has been formed he will find it impossible to read for mere amusement। और एक वो बंदा जो डिसिप्लिन के साथ पढ़ता है, प्रॉपर वे में और हार्ड वर्किंग के साथ पढ़ता है स्टार्टिंग से, वो कभी भी उस बुक को अम्यूज़मेंट की तरह नहीं पढ़ेगा, ना ही मनोरंजन की तरह 1-2 घंटे में ख़त्म करेगा। वो हमेशा हार्ड वर्किंग के साथ पढ़ेगा। He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food, any book which does not make of reading for amusement। एक लाइन रह गई, एंड अपील टू द हायर इमोशन एंड टू हिज इंटेलेक्ट। वो बंदा कभी भी ऐसी बुक नहीं पढ़ेगा जिससे उसे इंटेलिजेंसी वगैरह हार्ड वर्किंग ना मिले। वो उन जो उसके इंटेलेक्चुअल फूड वगैरह ये कभी प्रोवाइड ना करे, वैसी बुक को वो कभी नहीं पढ़ेगा अम्यूज़मेंट के रूप में। But on the other hand, the habit of reading for amusement became with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking or opium smoking. It is like a narcotic, something that helps to pass the time, something that keeps up a perpetual condition of dreaming, something that eventually results in destroying all capacity for thought, giving exercise only to the surface part of the mind and leaving the deeper spring of feeling and higher faculties of perception employed। वो जो बंदा है जो अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ता है, उसे किससे कंपेयर किया गया है? एक नेक्रोटिक के जो वाइन पीता है, ड्रिंक करता है, उसके साथ कंपेयर किया गया है। वो उन दोनों में कोई मतलब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता, क्योंकि जो ड्रिंक करता है वो अपनी पुरानी जो बातें हैं उनको क्या भुलाने के लिए पीता है, और मतलब इसमें जो थॉट, थिंकिंग वगैरह जो भी सारी है, वो मतलब सोचने की सारी क्षमता वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वो ही अम्यूज़मेंट में होता है, वो केवल सोचता वगैरह कुछ नहीं हो, उसे केवल आंखों से ही निकालता है, मतलब केवल उनके वर्ड्स को देख लेता है कि हाँ ये सब है, आइडियाज़ ही लगा पाता है। तो ये क्वेश्चन भी है पीछे कि मतलब नेक्रोटिक और जो कॉमन पर्सन है उसके अंदर कंपेयर कैसा किया गया है, इसका क्वेश्चन है। द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज़ वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली once or more than once, and really a great book we want to read the second time even more than we wanted to read it the first time, and very additional time that we read it we find new meanings and new beauty in it। जो ग्रेट बुक होती है उसमें क्या होता है कि जब अपन फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो न्यू मीनिंग्स तो आते हैं, लेकिन जब सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो और भी नए मीनिंग्स, नए वर्ड मीनिंग्स मिलते हैं। और जब हर एक बार जैसे 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 एज होती है पर्सन की, वैसे वैसे ये बुक कभी भी ओल्ड नहीं होती, वो हमेशा न्यू आती जाती है, मतलब वर्ड मीनिंग्स निकलते जाते हैं उसमें से। ए बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज़ वेरी probably not worth much। But we cannot consider the judgment of a single individual inflammable. The opinion that make a book great must, Carlyle for example, could not endure Browning. Byron could not endure some of estimate of many books. We may doubt the judgment of the single critic at times। इसमें ये बोला गया है कि
जैसे एक जो ग्रेट क्रिटिक होता है उसकी इच्छा रहती है कि इस बुक को वापस पढ़ा जाए, तो वो नए नए मीनिंग्स, नए वर्ड मीनिंग्स उसको डीपली पढ़ता है, तो हर बार उसको नए मीनिंग्स वर्ड मीनिंग्स से मिलते रहते हैं। लेकिन जो अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ता है वो केवल एक ही बार पढ़ता है और उसे फिर से बिना इच्छा के पढ़ता है, तो उसको नए मीनिंग्स जो वर्ड मीनिंग्स है वो बिल्कुल नहीं मिलते। उसी तरह ही बोला गया है कि जो ग्रेट कायली है वो नहीं क्या ब्राउनिंग की जो बुक्स हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और बरियोन है वो भी क्या जो ग्रेट इंग्लिश पोइट्स हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपन बोल सकते हैं कि एक अगर जो ग्रेट क्रिटिक है, एक सिंगल क्रिटिक है, उसके ऊपर अपन डाउट कर सकते हैं, लेकिन जो जनरेशन टू जनरेशन जो ग्रेट क्रिटिक बनता है, जो प्रशंसा करने लायक है, उसके ऊपर अपन क्या नहीं कर सकते, डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर एक जो पर्सन के द्वारा क्या किया जाता है, उसकी जो स्टेबिलिटी और उसके जो पॉइंट्स है वगैरह, उसने जो बुक्स लिखी है उसकी प्रशंसा करते हैं, तो अपन उसके ऊपर डाउट्स नहीं कर सकते, उसकी इस प्रशंसा को अपन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू utter a trust worth. There is no doubt possible in regard to judgment of generations. Even if you cannot at once perceive anything good in a book which has been admired and praised for hundreds of years, we may be sure that by trying, by studying it carefully, we shall at least be able to feel the reason of this admiration and praise. ये बोला गया है कि अपन उस जो अपन बोल सकते हैं कि हाँ इस पे डाउट करें, जो जनरेशन से जनरेशन उसकी प्रशंसा करता है उस बुक की, कि अपन सोचे कि इस पे डाउट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अपन उसकी प्रशंसा को महसूस ज़रूर कर सकते हैं, उसको डीपली पढ़ के हार्ड स्टडी करके केयरफुली उसकी जो प्रशंसा है, उसकी प्रशंसा क्यों की गई है, इसको फील ज़रूर कर सकते हैं। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर ए पुअर मैन वुड बी ए लाइब्रेरी एंटायरली composed of such great work only books which has passed the test of time। जो ग्रेट जो पुअर आदमी होता है उसके लिए जो लाइब्रेरी है पहले से जो एंटायरली है वो किसके रूप में, एक ग्रेट वर्क के रूप में ही दिखती है, कंपोज होती है। दिस then would be the most important guide for us in the choice of reading. We should read only the book we want to read more than once, nor should we view any other unless we have some special reason for so investing money। दस इसमें ये बोला गया कि अपन को जो बुक है वो क्या उसकी हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, उसको डीपली पढ़ना चाहिए, ना कि उस बुक को फालतू में पैसे लगा के इन्वेस्ट करके उस बुक को ख़रीद तो लिए लेकिन उसको टाइम पास करने के लिए उसे पढ़ते हैं, तो ऐसी बुक को नहीं खरीदना चाहिए, उसे डीपली पढ़ना चाहिए और हार्ड वर्किंग के साथ। द सेकेंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन इन इज़ द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू दैट लाइज हाइडन विथिन ऑल सच ग्रेट बुक। जो अपन को ऐसे पढ़ना चाहिए जो वर्ड मीनिंग्स के अंदर छिपी हुई जो बातें हैं, वर्ड मीनिंग्स है, उसकी मीनिंग है, उसका एग्जैक्ट मीन है, उसको पढ़ना चाहिए ग्रेट बुक्स का। दे नेवर बिकेम ओल्ड, देयर यूथ इज़ इमोर्टल। इन ये जो बुक्स है वो कभी भी ओल्ड नहीं होती, इसकी जो वर्ड मीनिंग्स है वो क्या है, अमर है, इमोर्टल है। A great book is not apt to be comprehended by a young person at the first reading, except in a superficial way. Only the surface, the narrative is absorbed and enjoyed. No young man can possibly see at first reading the qualities of a great book. इसमें ये बोला गया कि कोई भी पर्सन एक बार बुक को पढ़ के उसका एग्जैक्ट मीनिंग कभी नहीं बता सकता है, बल्कि उसे बार बार उस बुक को पढ़ना पड़ेगा, उसका एग्जैक्ट उसकी डीपली मीनिंग्स को पढ़ना पड़ेगा, थॉट करना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो उसे उसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसे बता पाएगा। नो यंग मैन कैन पॉसिबल, ये हो गया। रिमेंबर दैट इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेस hundreds of years to find out all that there is in such a book, but according to a man's expression of life, the text will unfold new meaning to him. The book that delights us at 18, if it be a good book, will delight as much more at 25, and it will prove like a new book to us at 30 years of age। इसमें ये बोला गया कि वो बंदा जो
15 साल की उम्र में उस बुक को पढ़ रहा है वो उसके लिए तब भी नहीं होगी, और जब वो 20 साल का होगा तब उस बुक को पढ़े तब भी उसके लिए वो नहीं होगी, क्योंकि नए मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स निकलेंगे। और वो ही बंदा अगर 30 इयर्स के बाद में पढ़े तब भी वो जो बुक है वो उसके लिए नहीं होगी, क्योंकि बुक कभी भी क्या नहीं होती, ओल्ड नहीं होती, वो हमेशा क्या होती, इमोर्टल होती है। हर बार पढ़ने से उसके जो मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स है, वो क्या नए नए निकलते रहते हैं। एट 40-60 ईयर ऑफ एज द सेम फैक्ट विल रिपीट देमसेल्फ। चाहे से 40-60 साल का हो जाए तब भी वो सेम फैक्ट्स क्या हो, रिपीट होते जाते हैं उस बुक में। ए ग्रेट बुक ग्रो एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रीडर माइंड। जो ग्रेट बुक है उसी तरह से ग्रो करती है जैसे एक रीडर का जो माइंड है ग्रोथ करती है, रीडर के माइंड का ग्रोथ करती है, उसी तरह बुक, जो ग्रेट बुक है वो भी क्या करती है, उसी की तरह ग्रो करती है। तो इस चैप्टर में बस ये था, और ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार था। वैसे तो इसमें 2-3 जो पॉइंट्स है, मेन जो पॉइंट्स है, हाईलाइट है। एक तो वो ग्रेट क्रिटिक वाला है ना, और अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ता है, ये तो है इम्पोर्टेंट। और एक जो कॉमन पर्सन को नेक्रोटिक जो वाइन ड्रिंकिंग के साथ कंपेयर किया गया है वो भी क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन तो ज़रूरी देख लेना। और एक ये कि जो बुक है वो कभी भी ओल्ड नहीं होती, इमोर्टल रहती है, और जो बुक है वो माइंड के साथ साथ, रीडर के माइंड के साथ साथ ग्रो करती है। एग्जैक्टली जैसे जो पढ़ता है ना आदमी, उसका जो माइंड ग्रो करता है, वैसे ही जो बुक के वर्ड मीनिंग्स है वो निखरते जाते हैं। तो इस बुक में ये ही था, और ये चैप्टर हो गया अपना ख़त्म। और फिर आगे देखेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब पता है मैं आपको क्या बोलूँगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना, फिर आगे के चैप्टर करवा दूँ। थैंक यू वेरी मच।